हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इसमें ज्योग्राफी 12th क्लास की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना। ये पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने अभी तक दो पार्ट हो चुके हैं, हमारे दो क्लास हो चुकी हैं और जिसमें हमने इसके दो अलग अलग टाइम पीरियड में इसको समझा। क्योंकि मानव भूगोल की प्रकृति और उसका नेचर, मतलब नेचर और उसकी जो स्टडी एरिया है उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। चलिए शुरू करते हैं और समझाते हुए थोड़ा पहले रिकैप करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है ना। भूगोल की शाखा में इसमें हमने जो डिस्कस किया कि भूगोल कैसे मानव भूगोल और प्रकृति प्रकृति और मानवीय जगत के बीच का संबंध जो है, इंटर रिलेशनशिप जो है, रिलेशन है, उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया था। क्योंकि मानव बिना पर्यावरण के कुछ भी नहीं है ना। और पर्यावरण ही मानव के मानव की पालन है। या इसीलिए इन्होंने क्या यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रकृति को ही माता कहा गया है ना। क्योंकि ये पालनहार है और जो भी क्रियाकलाप है मानव के वो इसी पर रहते हैं। इसीलिए जर्मन भूगोल वक्ता कार्ल हॉसोफर ने जीवित जीव कहा किसी भी राज्य और देश को, और बताया कि जैसे किसी देश की सड़कें, रेल मार्ग और जल मार्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक मानव में, जैसे मानव एक शरीर में जैसे परिसंचरण के लिए, किसके रक्त प्रवाह के लिए धमनियों का होना आवश्यक है, उसी तरह किसी भी देश के संचालन के लिए आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए सड़क मार्गों, रेल मार्गों और जल मार्गों का होना अत्यंत आवश्यक है। समझ गए होंगे। और पृथ्वी का जो रूप है, पृथ्वी वो मानव पृथ्वी एक का पृथ्वी को मानव का रूप समझ लीजिए। ठीक है, मानव समझ लीजिए। पृथ्वी क्या है, एक मानव है। इसमें जो तूफान सब आते हैं वो उनको मानव की आंख के रूप में समझा गया है। मानव का जो मुख है वो नदी धारा की तरह प्रवाहित होती है। हिमनद जो है वो नासिका या उरोथ हैं। जल डमरू मध्य, जैसे पृथ्वी पर जल डमरू पाए जाते हैं उसी तरह ग्रीवा को हम, मानव के शरीर में जो ग्रीवा होती है उसे मानते हैं। मृदा को हम पूरी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर मानते हैं। कहीं पे मांस है, कहीं पे हाड़ है, कहीं पे पसली है, कहीं पे कुछ है। तो उसी तरह सॉयल होती है, यानी जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसमें भी अलग अलग प्रकार की, कहीं लाल, पीली, नीली, बलुई मिट्टी, है ना। काली होती है, नीली नीली नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से माना गया है। चलिए, यहाँ पर स्कॉलर्स हैं, रटजल हैं, एलन सी सैंपल जी हैं और विडलडीला ब्लास हैं। तो यहाँ पर हमने तीन परिभाषाएं देखी, एक दो तीन। ठीक है, तो रटजल मानते हैं कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संश्लेषित अध्ययन है। अब रटजल जी क्या मानते हैं, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल एक अस्थिर पृथ्वी जो कंटिन्यू रोटेट करती रहती है, अस्थिर पृथ्वी और मानव, कौन सा मानव, क्रियाशील मानव। मानव भी कभी शांत नहीं बैठता है, वो काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, है ना, के बीच का जो परिवर्तनशील संबंध है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, किस भूगोल में, मानव भूगोल, है ना। तो इस दो याद कर लीजिएगा। मानव भूगोल की प्रकृति आपने देखी, है ना, कि मानव कि हम यहाँ पर मृदा, जल, वायु और प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणी जात, वनस्पति जात आदि सब की सूची बनाने की बात की। और आदि सब कैसे मानव, इन सब में मानव ने क्या किया, मानव ने भौतिक पर्यावरण
जो रूपी एक मंच है, कार्यकलाप का जो मंच है, उसमें परिवर्तन किया अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से, है ना। क्या किया, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों, इसको सही करना है, संबंधों का अध्ययन है, और प्रौद्योगिकी की सहायता से उसने घर बनाए, गांव बनाए, नगर बसाए, सड़कें, रेल जाल बनाया, उद्योग, खेत, पत्तन, है ना, इन सबको स्थापित किया प्रौद्योगिकी की सहायता से। ये यहाँ पर लिखा है, बिना प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव का जो है, मानव का प्रकृतिकरण से प्रकृति का मानवीकरण नहीं संभव था। इसी के बाद हुआ, यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पर इसकी स्टडी भी की थी कि कैसे अग्नि की खोज की, कैसे डीएनए और अनुवांशिकी के बारे में पता लगने पर बीमारियों और चीजें हम करना, बीमारियों को पता लगाना सीख गए और उनके इलाज ढूंढ पाए, ये सब बताया गया। अब यहीं पर एक पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात की गई है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात का मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य हुआ करता था पहले, है ना, पहले मनुष्य कैसा था, कहते हैं जंगलों में रहता था, है ना। चिंपैंजी उसका एक अपभ्रंश है। अगर आप चिंपैंजी को देखते हैं तो पहले पुरातन मानव ऐसे ही रहता था, ऐसे ही निवास करता था गुफाओं में। तो वो क्या मानता था, वो जो पुराने जमाने प्राचीन मानव था, उसे ही हम आदिम मानव कहते थे, है ना। आदिम मानव उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया हो कि आदिम मानव कैसे रहता था। जंगलों पर निर्भरता थी, नदियों में पानी पीता था, है ना, जंगलों में ही शिकार करके पेड़ पौधों में से कंदमूल फल, या इसमें आपने पढ़ा होगा बेंदा की कहानी। इसीलिए जो जनजातियां हैं हमारी, संथाल हो गई, बोडो हो गई, है ना, थार हो गई, जो जनजातियां हैं हमारी, जो आदिवासी लोग होते हैं, उन्हें हम जो प्रकृति का रक्षक, प्रकृति का देवता या प्रकृति प्रेमी के रूप में संबोधित करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो रहन सहन है वो सब किस पे आधारित है, प्रकृति पर आधारित है, प्रकृति के गुलाम है। ठीक, तो प्रकृति मतलब जितना आदिवासी है वो, उसका प्राकृतिकरण हो गया, प्राकृतिकरण उसका चलता है। ठीक, तो इसे हम मानते हैं, इसीलिए वो लोग प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति को अपनी माता के समान मानते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा, समय के साथ अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगे। प्रकृति कैसे हम लोगों को इफेक्ट करती है और कैसे पर्यावरण इफेक्ट करता है, इसको समझने लगते हैं। और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता है। जैसे हवा तेज चल रही है, हवा के सहारे विंड वेन लगा के, पंखे लगा के, उससे क्या किया, उससे बिजली बनाने लगे, है ना, बिजली बनने लगी, बिजली बनाने लगे। नदी तेज प्रवाह आ रही है, ऊपर से उतर रही है पहाड़ों से, आके पूरा जंग सबको नीचे मैदानी भाग में बाढ़ ला रही है। लेकिन लोगों ने क्या किया, डैम बना दिया, जहां से वो पर्वतों से उतर के नीचे जब आती है, डैम बना दिया और रोक के यहाँ पर नीचे टरबाइन लगा दिए, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे, नहरें निकालने लगे, है ना। तो इसे नहर निकाल के, जैसे सतलज से नहर निकाल के, सतलज और ब्यास से नहर निकाल के, जो रेगिस्तान था, है ना, जो डेजर्ट था, वहां पर कौन सी नहर है, इंदिरा नहर। और वहां पर आज आप देख पा रहे हैं इंदिरा कैनाल है वहां पर, वहां पर आप देख पा रहे हैं कितना उपजाऊ क्षेत्र हो गया है, हर एक फसल उगाई जाती है। हनुमानगढ़, रामनगर वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, मनुष्य ने कहा कि नहीं, मान पर्यावरण में पर्यावरणीय निश्चयवाद नहीं है कि उसी के जैसे पर्यावरण कहेगा वैसे रहना है। जो भी कहे, जो भी आंधी तूफान बारिश बाढ़ आए तो वो करना है, गर्मी बढ़े तो गर्मी में रहना है, तो ये निश्चयवाद नहीं है। कुछ संभावनाएं भी हैं, जैसे अगर जहां पर डेजर्ट होता था वहां पर आज कैनाल बना के संभावनाएं आ गई। अब
ऊंचे पहाड़ों से जब नदी निकलती थी वहां इलेक्ट्रिक डैम बना के बिजली बनाई गई, है ना। मैदानी भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सड़कों का प्रयोग किया गया। सड़कों के साथ साथ खेती की जाने लगी, है ना। खेती की जाती थी पहले भी, लेकिन अभी भी, है ना। और जंगलों को साफ करके थोड़ा उसमें काम किया गया। तेज गर्मी के कारण आपने अपने कमरे में एसी लगा ली, या यहाँ पर बात की गई थी जो इनकी माँ माँ होती हैं, उनने क्या किया, लोगों ने संभावनाओं की बात इसमें समझेंगे कि प्रकृति का जो प्रकृति है, प्रकृति का मानवीकरण हुआ, मतलब संभावनाओं, जब संभावनाएं उत्पन्न हो गई, ठीक है। जब लोगों ने देखा कि पहाड़ों में चरागाह विकसित किए गए, विशाल नगर बनाए गए, खेत बनाए गए, ठीक है। समुद्र में समुद्री मार्ग बनाए गए, अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े गए उनकी जांच के लिए। यानी अब प्रकृति जो है उनका मानवीकरण होने लगा, प्रौद्योगिकी की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से, है ना। तो मानवीकरण में यहाँ पर होता है कि प्रचंड हवाएं चलती थी, यहाँ तेज गर्मी होती थी, यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ी थी, लेकिन इसने क्या किया, अपनी गाड़ी से, है ना, अपनी गाड़ी से रात में लाइट जला के, सॉरी जल्दी लाइट जला के, है ना, गर्म ब्लोवर चला के, है ना, ब्लोअर चला के, क्योंकि सर्दी को कंट्रोल कर लिया, लाइट अंधेरे को कंट्रोल कर लिया, गाड़ी मतलब वो शांत अंदर बैठा है, भीगेगा भी नहीं है। अभी इसमें बात की गई कि वो दिल्ली जाना था, उसको न्यूज चैनल सीरियल देखना था मनपसंद टीवी पर, ये सब क्या हो गई, ये संभावनाएं हो गई। प्लेन से वो विदेश चले गए, एक क्लिक पे आपके फोन पे आप दूसरी जगह बैठे लोगों से बात कर सकते हो वीडियो कॉल पे, है ना। तो ये सब क्या है, प्रकृति में मानवीकरण, है ना, उनकी जीवन संभावना। अब ग्रिफिथ टेलर ने कहा नहीं, पूरी संभावनाएं भी कहीं नहीं है और ना तो पूरी कहीं निश्चयवाद है, तो है क्या, है नवनिश्चयवाद। जहां पर हमको जैसी जरूरत है उस तरह से हम वहां रुकेंगे और देखेंगे और फिर आगे जाएंगे। जो गुरु को और जाओ निश्चयवाद की बात की, क्योंकि निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, नहीं तो हम विनाश की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर हमको जरूरत है यहाँ पर, और यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें लगा कि यहाँ पर पेड़ 10 लगे हैं, है ना, तो हम 2 काट लेंगे तो भी कोई कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर एक लगा है और हम उसी को उड़ा ले जाएं, 1-2 पेड़ को ही काट दें तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो ये बताया गया निश्चयवाद में। फिर समय के गलियारों में मानव भूगोल। अब मानव भूगोल की तरफ बढ़ेंगे। मानव भूगोल पर्यावरण में अनुकूलन या समायोजन की प्रक्रिया तथा रूपांतरण, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न परिस्थितियों के रूप में पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ। क्या बात की जा रही है यहाँ पर, समय के गलियारों से मानव। तो हम यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का ओरिजिन हो, क्योंकि ज्योग्राफी थी ही जब एक ऑलरेडी, तो ये इतनी सेपरेट सब बनाने की बात क्यों चली, है ना। क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम मानव भूगोल को अलग से पढ़ें या मेडिकल ज्योग्राफी को अलग से पढ़ें। तो जो पृथ्वी के धरातल के विभिन्न पारिस्थितिकीय रूप से पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अनुक्रिया में मानव भूगोल के परस्पर का जो कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी। मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सांतत्व पाया जाता है, यदि समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। उपागमों में यह गंतव्यता डायनेमिसिटी विषय की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। जो हमारे स्टडी के उपागम थे, चलिए पहले उपागम देख लो। यहाँ पे समय की अवधि और कुछ उपागम, जैसे अन्वेषण करना और उसका वितरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन,
स्थानिक संगठन, मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधारा का उदय और भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ इसके उपागम हैं, ये इसके उपागम हैं और आप यहाँ पर इसके बारे में समझ सकते हैं। तो वही यहाँ पर बात की गई है कि इसके उपागमों में अत्यंत जो है जो गत्यात्मकता पाई जाती है और ये यानी उसमें डायनेमिसिटी पाई जाती है, इतना डायनेमिक है कि यहाँ पर कैसे ये प्रारंभिक युग से है ना, प्राचीन काल से लेके आज तक, मतलब जो 20वीं सेंचुरी चल रही, 21वीं सेंचुरी चल रही है, उसमें आपने परिवर्तन देखे होंगे कैसे आदिम मानव से लेके चिंपैंजी के जो पूर्वज के रूप में हम बात करते थे वहां से स्टार्ट होके आज मानव जो है एक आधुनिक मानव, और वो मानव जो आज पृथ्वी से नहीं चांद मंगल हर एक जगह स्पेस में रहने चला गया ना। तो आप इसे परिवर्तन देख सकते हो कि कैसे डायनेमिसिटी पाई जाती है उसकी स्टडी में। पहले विभिन्न समाजों के विभिन्न अनन्य क्रिया नगण्य थी, परंतु एक दूसरे के विषय में ज्ञान सीमित था। लेकिन अभी यात्री और अन्वेषक जो यात्रा करते हैं, एक दूसरे स्थान में जाते हैं, उनकी यात्रा क्षेत्र के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते हैं। नौ संचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी। समुद्री यात्राएं खतरों से खाली नहीं थी पहले, लेकिन 15वीं शताब्दी में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए, यानी खोज के प्रयास हुए, तो धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। जैसे इंडियंस मानते थे कि पहले पश्चिम की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि पश्चिम में सूर्य डूबता है, तो इससे पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो पश्चिम में हम लोग डूब जाएंगे। क्यों? अब डूबता कैसा, मतलब वो दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो यानी भारत से छिप रहा होता है, भारत की दूसरी साइड में चला जाता है। पहले अगर नॉर्थ उत्तर में है तो वो दक्षिण में चला जाता है, पूर्व में है तो वो पश्चिम में चला जाता है ना। तब यहाँ पर दिखाई नहीं देता है हमारी आंखों को, हमारे यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो उनका मानना था कि डूब जाता है, आगे जाके समुद्र में डूब जाता है। जो समुद्र के किनारे रहते थे लोग, उनको दिखेगा कि ये समुद्र में ही जा रहा है, तो कहते थे कि वहां पहाड़ों से निकलता है और समुद्र में जाके डूब जाता है ना। तो ये मिथक पहले हुआ करते थे, लेकिन जब लोग यूरोप के लोग यात्रा करना शुरू किया तो ऐसे बताए कि नहीं, गैलीलियो ने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उपनिवेश युग में अन्वेषणों का आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके, तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। अतः आज से गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास को प्रक्रियाओं से अवगत कराने की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम हिस्ट्री नहीं देखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा इतिहास है, इसमें बहुत सी चीजें बदलाव हुआ। तो आपने देखा कैसे मानव पहले आदिम था और फिर धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होने लगे, जैसे अन्वेषण होने लगे, चाहे वो समुद्र से हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, तो लोग धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लगी। इस तरह से हम मानव भूगोल की कल्याणपरक और मानवतावादी विचारधारा का संबंध की बात करें तो इसमें मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोल वेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स प्रारंभ किया। अब अमूलवादी जो थे, रेडिकल्स विचारधारा ने क्या किया, निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स का सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता और प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक समवर्गों के दीर्घकाल का बोध पर ज्यादा जोर दिया था। ठीक है,
तो मानव भूगोल की कल्याण पर को मानवतावादी विचारधारा का संबंध हमने बात की, साथ में अमूलवादी विचारधारा की हमने यहाँ पर बात की, और व्यवहारवादी विचारधारा। तो कैसे इन तीनों का संबंध बात की। तो यहाँ पर हम पहले आरंभिक उपनिवेश युग की बात करेंगे। तो समय अवधि ये थी, इसमें साम्राज्य व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषणों को उत्साहित किया। जो खोज हो रही थी व्यापार राजाओं को, इन खोजों ने उत्साहित किया, और क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोल वक्ताओं द्वारा वर्णन का महत्व पक्ष बना। उत्तर निवेश, जब लेटर उत्तर की बात करते हैं हम, लेटर कॉलोनिज्म की बात करते हैं, इसमें प्रादेशिक विश्लेषण की बात की कि प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किया गया, और मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग हैं, और इन भागों को पूरी तरह समझना पृथ्वी संपूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक जो था, उसमें एरियल डिफरेंशिएशन की बात की गई, क्षेत्रीय विभेदन की बात की। एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार से और क्यों भिन्न है, और यह समझने के लिए किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक की अगर बात करेंगे, तो स्थानिक संगठन की बात करते हैं, जो कि कंप्यूटर परिष्कृत सांख्यिकी आंकड़ों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस अवस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 1970 का दशक जो था वो मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा पर था। इसमें मात्रात्मक क्रांति के उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन आप अभी करवाएंगे, हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पे है बृहत सामान्यीकरण, यानी भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद, जो कि 1990 के दशक की बात करते हैं। दशक जिसे हम इंग्लिश में डिकेड कहते हैं, याद रखना, डिकेड कहते हैं, और ये कितने 10 साल का होता है। 10 साल का मतलब हुआ एक डिकेड। तो डिकेड समझ लिया, 10 साल की बात करते हैं, 10 साल मतलब एक डिकेड की बात करते हैं। बृहत सामान्यीकरण अथवा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोजना को दशाओं की व्याख्या करने के लिए वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोजनता पर प्रश्न उठने लगे, और प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे चीज़ें आदिम से लेकर आज तक बढ़ी और कैसे उसमें परिवर्तन आते गए। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, और इसको आप अच्छे से इसको बॉक्स को पढ़ लीजिएगा साथ, है ना। नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके बताना। मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से थे और उपक्षेत्र की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा, मानव जीवन के सभी तत्व, अंतराल और उसके अंतर्गत वे घटित होते हैं, इस मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक
अंतर विषयक है। मानव भूगोल एक बहुत ही अंतर विषयक है। ये खाली मानव मानव को ही संबंधित नहीं करता है, इसमें प्रकृति का एक अपना हस्तक्षेप रहता है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनको व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के साथ घनिष्ठ अंतरास्पष्ट पृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उप क्षेत्रों का विकास होता है। मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। मानव भूगोल के क्षेत्रों और उप क्षेत्रों का जो परीक्षण करने की बात करें तो आपने अनुभव किया होगा कि सूची विषय और विस्तार है। मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है। उप क्षेत्रों के मध्य सीमाएं प्रायः अतिव्यापी होती हैं। किसके मध्य? उप क्षेत्रों के मध्य। और पुस्तकों में अध्यायों के रूप में जो सामग्री दी जाती है अध्ययनों के रूप में जो सामग्री दी जाती गई है वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। मानव भूगोल और सामाजिक विषयों के सहयोगी अनुशासनों के अंतरा संबंध की बात करते हैं। जैसे सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीति भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। और सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, व्यवहारिकवादी भूगोल जो मनोविज्ञान से आया है, सामाजिक कल्याण का भूगोल कल्याण अर्थशास्त्र से आया है। वह काल का प्रारंभ सामाजिक कल्याण का भूगोल तो कल्याण अर्थशास्त्र कहते हैं। अवकाश का भूगोल समाजशास्त्र कहलाता है। सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान कहलाता है। लिंग भूगोल जो है वो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और महिला अध्ययन से संबंधित होता है। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से, चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन एवं नियोजन और राजनीति विषय। अब निर्वाचन भूगोल उपागम है और सैन्य भूगोल है। तो सैन्य में सैन्य विज्ञान को हम स्टडी करते हैं और बाकी जैसे जनसंख्या में जनांकीय हो गया, आर्थिक में नगर ग्रामीण नियोजन हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इसको भी हम देखते हैं भूगोल में। संसाधन भूगोल को संसाधन अर्थशास्त्र कहते हैं। कृषि भूगोल कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उद्योग भूगोल औद्योगिक व धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। विपणन भूगोल व्यवसायिक एवं पर्यटन एवं यात्रा, पर्यटन भूगोल पर्यटन और यात्रा प्रबंधन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भूगोल जो है वो फिजिकल, ह्यूमन और ज्योग्राफिक टेक्निक 3 में डिवाइड है। लेकिन हम यहाँ पर ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे, किसको? मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोडो ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन की तो यहाँ पर पॉपुलेशन, सेटलमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मेडिकल, ये कुछ ज्योग्राफी हैं जो कि इसके अध्याय के लिए अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव ह्यूमन ज्योग्राफी, एंथ्रोपोज्योग्राफी जियोलॉजी से बना कल्चरल ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी से बना सोशल ज्योग्राफी, डेमोग्राफी से बना पॉपुलेशन ज्योग्राफी, मेडिकल हेल्थ से मेडिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बिजनेस से मार्केटिंग ज्योग्राफी, साइकोलॉजी से बिहेवियरल ज्योग्राफी, हिस्ट्री से हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, रिलीजन से ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन,
लिंग्विस्टिक से ज्योग्राफी ऑफ लिंग्विस्टिक, अर्बन स्टडी पेंडिंग की बात करें तो ये अर्बन ज्योग्राफी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडी है वो ह्यूमन इंटरनेशनल रिलेशंस की है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी अन्य साइंस के सब्जेक्टों से मेल खाती है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज तक के जो वीडियोस थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच अगेन। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय